जिस लड़की ने इस प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट का जो मेरे ऊपर और मेरे एक साथी को ऊपर भी जो ये रेप का इल्जाम लगाया, उसके साथ तो मेरा कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं, कभी फोन पे भी कोई डिस्कशन नहीं, कभी इंडिविजुअली कोई मुलाकात नहीं, कभी देखा देखी उस तरीके से नहीं। ये भी नहीं बताया उस महिला ने कि कहाँ पे हुआ था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कोई प्लेस है उसका मार्का नहीं होता। मतलब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन का आई का नीचे वाला डंडा भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। आपको घर दिखना है, आप एक ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपके कंधे पे बहुत और प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, उसका निर्वहन आपको करना है। ऐसे हालात में आप कैसे उन सब चीजों को मैनेज करेंगे? तो इंसान को लगता है चलो यार ऐसा लगता, अपने आप को ही फिनिश कर दो, बाद में देखा जाएगा। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है दोबारा से द एकम न्याय शो में। यहाँ हम उन लोगों की बात करते हैं जो लीगल इनजस्टिस, फॉल्स एक्यूजेशंस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस का शिकार होते हैं। We surround our conversations around men, their issues and what their families go through when they are targeted despite being innocent. We have brought to you stories, very, very concerning stories in the last few episodes, and today is one of those episodes which is definitely going to trouble you, bother you, because एक ऐसे इंसान को फंसाया गया जो कि समाज के लिए सालों से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा था। आम इंसानों के लिए नहीं, उन इंसानों के लिए जिनके बारे में समाज शायद सोचता भी नहीं है। और ये केस आपको बहुत ज्यादा परेशान इसलिए कर देगा क्योंकि एक सीरियस मोस्ट क्राइम, रेप जैसे क्राइम में इनको फंसाया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक भी एविडेंस जो इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाया उसकी नहीं थी। डिस्पाइट दैट he had to face a trial for 3 years. Today I'm joined by Dr. Sanjay from आश्रय अधिकार अभियान. Thank you so much Dr. Sanjay for joining us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और let's start the conversation from क्या है आश्रय अधिकार अभियान, कब आपने अपनी जर्नी सोशल सर्विस में शुरू की और क्या क्या आप लोगों के लिए करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने आमंत्रण दिया आज के इस मौके पे बोलने का और अपनी पीड़ा को साझा करने का। कोई भी व्यक्ति रोजगार की तलाश में, भूख की आश में शहर में पहुंचता है और जब यहाँ तन्हा पाया जाता है और उसे ये लगता है कि अब उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जहाँ से वो जीवन को नई ऊंचाई और उम्मीदी पे पहुंचाए, तो वहाँ हम लोग जैसे लोग, हमारी संस्था जैसे काम करती है वो खड़ी होती है और फिर वहां से उनका हाथ पकड़ के उनको कुएं से बाहर निकाल के फिर से उनको जिंदगी के दौड़ में दौड़ाने के काम करती है। तो ये पूरा हमारा काम रहा है। तकरीबन more than 14 million beds we have provided to this kind of peoples in last 2 decades. 14 million beds, shelter beds. इस तरीके से अगर बात करें हेल्थ केयर में तो उसमें भी कई लाखों लाख लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया अपने अपने अलग अलग इंटरवेंशंस के माध्यम से। और ये समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, हम देखते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी होने के नाते हम उसमें इंटरवीन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई मंच नहीं होता है जी। लेकिन बहुत बार हम मंच बना करके करते तो है, लेकिन उसमें साइंटिफिक तकाजा नहीं रहता है जिससे कि हम रिजॉल्व कर सके, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके जी। तो यहाँ पे हमने उसको रिजॉल्व किया। जैसे हमारे पास लोगों को रखने का जगह मौजूद था, लेकिन सरकार की नकारात्मक सोच और सरकार की इनोवेशन वाला आइडिया और काम करने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसके कारण से व्यवस्थाएं रहने के बावजूद भी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक मॉडल दिया कि उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। सरकार की बहुत सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी, उसको हम लोगों ने कहा आप इसमें शेल्टर खोलो, इनका लाइफ बचाओ, इनका जान बचाओ। और ये परिपाटी शुरू हुई। फिर हम लोगों ने मॉडल शेल्टर्स दिया। जो हमारा ब्यूटी है काम का वो ये कि हम डिग्निटी को बहुत
एम्पावर करते हैं। सिर्फ एक इंसान को फेंक के रोटी देना और इंसान को तस्तरी में सजा के खाना देना, it's like come with the dignity, right? And if you have this dignity, then empowerment comes. तो वो पूरा का पूरा हम माइंडसेट के साथ उनके साथ जोड़ना। कब ये सिचुएशन शुरू हुई और कब आपके ऊपर ये एलिगेशन लगना शुरू हुआ कि आपने अपनी ही एक फीमेल वर्कर के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया है? और शुरुआत कहाँ से हुई, क्या डिस्टर्बेंसेस शुरू हुई, कुछ बताइए उसके बारे में। तो क्या है, हमारी एक बड़ी सी टीम है, उस टीम में हर व्यक्ति के लिए अपना अपना कार्य निर्धारित है। तो मेरा जो कार्य है, मैं देखता हूँ नेटवर्क का काम देखता हूँ, मैं रिसर्च का काम देखता हूँ, मैं एडवोकेसी का काम देखता हूँ, मैं सोशल पॉलिसीज का काम देखता हूँ। तो मेरा डायरेक्ट काम विमेन ग्रुप्स के साथ इस तरीके से सच नहीं रहा। तो बड़ी टीम है हमारे यहाँ, हमारे जो सीनियर कलीग हैं परमजीत कौर जी, और वो काफ़ी प्रतिबद्ध और बहुत शालीन और बहुत बेहतरीन महिला, अद्भुत महिलाओं के नाम पे वैसे लोग जो रहते हैं बहुत पूजनीय के समान है। उन्होंने अपने जीवन का पूरा 35 साल इस तरीके के काम को दे दिया, पूरा जीवन ही दे दिया। ऑब्वियसली बात है। और तो वो ये शेल्टर मैनेजमेंट और विमेन शेल्टर मैनेजमेंट इस वाले काम को देखती हैं। उसी में एक हमारे पास एक शेल्टर होम था। शेल्टर होम में 9 डिफरेंट, मतलब 9 प्रोफेशनल्स भी थे along with केयर गिवर और केयर टेकर्स। 9 प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट अलग हैं, काउंसलर्स अलग हैं, डॉक्टर्स अलग हैं, ये सारे अलग। तो रोज उसमें मिनट के मॉनिटरिंग है हमारे यहाँ। इतना कुछ भी कहीं भी अगर गलत होगा तो आप बच नहीं सकते हो कहीं भी। और हर चीज स्कैनर में है, हर प्रकार के स्कैनर में। जिस जगह की बात है वहाँ हर लोकेशंस पे कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, मूवमेंट पे कैमरे हैं, इधर कैमरे हैं, इधर कैमरे हैं, बेल्स है। एक जगह पे एक शेल्टर होम में हमेशा 20 से 25 लोग हैं। अच्छा। हर वक्त 20 से 25 लोग हैं। ठीक है। कभी संभव ही नहीं हो सकता है कि इस प्रकार की कोई छोटी सी भी हादसा हो और मतलब नोटिस चला जाए। तो परमजीत जी ने अपना टीम की मीटिंग किया और टीम की मीटिंग में ये निर्धारित हुआ कि कुछ लोगों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। सिंपल सी बात थी। तो उनको बोला गया कि अभी आप लोग को हम लोग कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दें, क्योंकि आप लोग होमलेस लोगों के साथ, जो हमारे निरीह लोग हैं, जो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, जो ठीक से दवाई नहीं ले पाते हैं, और आपको इन चीज़ों को रखा गया इसलिए क्योंकि आप देख सके इन सब चीज़ों को, उसकी कोताही नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड किया। अच्छा। 3 लोगों को सस्पेंड किया। उसमें से एक सस्पेंशन इसका भी हुआ, इस लड़की का भी हुआ। और परमजीत ने फिर उसको क्या उम्र है इस महिला की? इस महिला की उम्र 28-30 साल होगी। अच्छा। हाँ, 28-30 साल होगी। और डिवोर्सी है, एक बच्चा है 10 साल का। उसने अच्छा। पूरे केस में बोली कि मैं अकेली हूँ। अच्छा। हाँ, मैं शहर में अकेली हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। उस पूरे का पूरा उसने कुछ 7 कंप्लेंट दिए हैं, डिफरेंट 7 कंप्लेंट में सिर्फ एक कंप्लेंट में, वो भी एक जगह सिर्फ जिक्र है, वो भी इसकी खुद की राइटिंग नहीं है जिसमें जिक्र है, वो राइटिंग किसी और की है। अच्छा। हाँ, वो राइटिंग किसी और की है। खैर, तो उसमें ये बातचीत हुआ और अपने काम को और अच्छा करने के लिए महिला ग्रुप की जो टीम थी, वो मिनट्स है हमारे पास, मिनट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर चार्जशीट एंड ऑल। तो परमजीत जी ने उसको बाहर किया, बोला कि भाई 3 लोग हैं, आप लोगों को मैं 15-20 दिन के बाद फिर मिलूंगी, देखूंगी अगर आप लोगों के बिहेवियर में ठीक होगा तो फिर रख लिया जाएगा। ये बात है मार्च 4, 2022 की। ठीक है। 4 मार्च को जैसे बाहर किया गया तो बाकी 2 और वर्कर्स थे, वो शांति से बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि आई एम फॉल्ट है और सारा कुछ है। अच्छा, जो 2 वर्कर्स थे वो लोग पेरोल पे थे, लेकिन शी वाज नॉट ऑन आवर पेरोल। अच्छा। ये लड़की जो थी ये पेरोल पे नहीं थी। इसको एज ए वॉलंटियर्स रखा गया था फॉर द टाइम बिंग, कि अगर परफॉर्मेंस इसको अच्छा होगा तो इसको आगे कर लेंगे। और वो मुश्किल से 100 दिन ही हमारे पास काम किए, नॉट मोर देन दैट। मतलब शी ज्वाइंड एज ए वॉलंटियर विद सम केयर गिवर इन a role of caregiver in November 14 or 15, 2021 जी। एंड उसके 10 दिन के बाद से वो प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। तो स्कैन में आ गई। स्कैन में उसको बार बार लोगों ने चिताया, बताया, बात किया, लेकिन वो नहीं उसका समझ में आया उसे।
शेल्टर में आना, फोन लेकर के बाहर चला जाना, कभी फिर वापस नहीं आना, इस तरीके से। तो महिला कलीग सब भी जो स्टाफ है वो तो ऑब्वियस विद्रोह करेगा, ऑब्जर्व करेगा, विद्रोह करेगा। तो उनका काफी शिकायत आया। तो शिकायत को दूर करने के लिए परमजीत जी ने उस मीटिंग किया और सब लोगों ने मिनट्स बजाबता बना करके बोला कि 3 लोग बैठेंगे। ठीक। अब जब जैसे उसको बैठने के लिए बात बोला तो परमजीत जी ने बोला कि ऐसा करना बेटा, आप 15 दिन के बाद फिर आना, हम देखेंगे कि कैसे किया जाता। फिर है ना, ऐसा होता है, बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है, होता भी है। ऑब्वियस सी बात है। 4 तारीख को फिर उसने वॉइस मैसेज भेजा अच्छा अपने ग्रुप में, हाँ, कि मुझे मैडम ने हटा दिया है, अच्छा नहीं किया, मैं अब ऐसे करूंगी। वो सब वो रिकॉर्ड में है सारा। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद वो मैसेज आया हम लोग के पास। फिर 6 तारीख को फिर ऐसे मैसेज आए। फिर अपने मैं ऐसे करूंगी मतलब क्या करेगी? मतलब मैं दिखा दूंगी, हाँ मैं कंप्लेन करूंगी, मैं दिखा दूंगी, मैं दिखा दूंगी, मैं कंप्लेन करूंगी, मैं दिखा दूंगी। और लगातार मैसेजिंग, वॉइस मैसेज। अच्छा। वॉइस मैसेज करके वहां भेज दिया। फिर परमजीत ने फिर बुलाया एक दिन उसे ऑफिस में। ऑफिस में बुलाने के बाद, ये बात है 8 मार्च 2022 की। 8 मार्च 2022 को ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उसको परमजीत जी ने बोला कि देखो, तुम्हारे जो भी पैसे हैं वो मैं पैसे तुम्हें दे देती हूँ, तुम थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, तुम पास नहीं हो, तुमने आज तक कोई क्रेडेंशियल्स अपने नहीं दिए हैं, तो तुमको मैं परमानेंट रोल में भी रख लूंगी, तुम्हारी सैलरी भी आ जाया करेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, सब तरीके से ये कर देंगे। 8 तारीख को ना समझा के, खाना खिला के, बजाते उसको विदा किया काउंसिल करके। अच्छा। 8 तारीख को बाहर गई। फिर उसने ऐसे ही एक वॉइस मैसेज दिया। 9 तारीख को पहली बार पहला एप्लीकेशन लिखित में उस लड़की का लोकल एमएलए के पास जाता है। उसमें कोई किसी बात की कोई जिक्र नहीं होती है, सिर्फ उसमें ये जिक्र होता है कि हमें फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पे। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बोल रही है कि इतने घपले हो रहे हैं, इतना धांधली हो रही है, उसी में उसको नौकरी चाहिए। उसी में उसको नौकरी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर वो बाद में फिर चार्जशीट का हिस्सा बनता है। फिर अगले दिन वो दिल्ली महिला आयोग में जाती है। दिल्ली महिला आयोग में भी उसने इसी तरीके का एप्लीकेशन देते हैं कि मैं यहाँ एज ए केयरटेकर काम कर रही थी, यहाँ पे 4-5 लोग थे जो लोग हमको परेशान भी कर रहे थे, और वहां से हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब हमको वहां पे नौकरी पे अगर आप दिला सकते हैं तो हमको नौकरी पे फिर से दिला दिया जाए। तो महिला आयोग के पास ये चिट्ठी पड़ी। महिला आयोग ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया, चिट्ठी जैसे लेकर के रख लेते हैं और अपना रखी रही। उसमें कोई इस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन या किसी और प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं। सेम डे 10 तारीख को वो जाती है, एक दिल्ली सरकार का एक और विंग है जिस विंग के थ्रू ये शेल्टर मैनेजमेंट का काम होता है, वहां के भी डायरेक्टर को चिट्ठी लिखती है। उसमें तो नाम का भी जिक्र नहीं करती है और न ही किसी प्रकार का हरासमेंट का कोई जिक्र है। सिंपल यही है कि मैं काम करती थी, मुझे फिर से यहाँ पे नौकरी दिला दिया जाए, काम दिला दिया जाए, ऐसे करके। तो ये 3 चिट्ठियां ऑन रिकॉर्ड आ जाती है जी। जब वो 10 तारीख को वहां से निकलती है तो वहीं पे एक व्यक्ति होता है। ये सारी की सारी मार्च 2022 की बातें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, मार्च 2022 की। उसी जगह पे एक व्यक्ति होता है जो इस संस्था के साथ अच्छा ख्याल नहीं रखता था और एक पोजीशन पे होता है। उस लड़की से मुलाकात होती है और वहां से इस केस का पूरा स्टोरी, पूरा नैरेटिव बदल जाता है। तो वहां पे एक व्यक्ति होता है जो व्यक्ति इससे मिलता है और कहता है, इस प्रकार के चीजों को करने से हमको लगता है तुम जो कर रही हो इससे कोई फायदा नहीं होता है। और जिस प्रकार से ये टूल को यूज किया जाता है विमेन के साथ, ये जो अधिकार रेप के साथ जिस तरीके का ये टूल, और उसको फिर किस तरीके से डिमोलिश करने के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस को और लोगों को, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको यूज करने के लिए ये वाला पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। तो बेसिकली ये महिला जिसको आप लोगों ने परफॉर्मेंस की वजह से निकाल दिया था, वो एक दूसरी महिला से मिलती है जो कि भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या से थोड़ी सी हेट रखती है या जेलसी रखती है। अच्छा, पुरुष है। अच्छा, तो उनसे ये जाके मिलती हैं और फिर वो जनाब इनको बताते हैं कि कैसे आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इस तरह का एलिगेशन आप लगा दीजिए, आप ये लगाओ। हाँ, उसके लगाने के बदले में हम, और ये बात जजमेंट में भी रिकॉर्ड की गई है जी। और ये लगाओ, ये लगाने के एवज में हम आपको नौकरी दिलाएंगे, इसके एवज में हम आपको जो कुछ हो सकता है ये कराया जाएगा। और फिर उसके बाद से उसके 6 दिन के बाद 10 तारीख को जो चिट्ठी आई
आखिरी चिट्ठी वहां पर, उसके 6 दिन इन लोगों ने काम किया है। 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन उन लोगों ने एक झूठा रेप का एलिगेशन उस लड़की अपने ऊपर नहीं लगाती है, किसी और लड़की के ऊपर जो शेल्टर में रह रही थी उसका नाम लेकर के लगाती है कि 2 लोग संस्था के ऐसे ऐसे आए और एक रात में आए, उस रात में उन लोगों ने उस टाइम के समय वो मौजूद नहीं है वहां पे, लेकिन ऐसे हवाओं में नाम लेकर के कि ऐसे ऐसे आए, मुझे मालूम चला मैं जब अगले दिन गई सुबह, जबकि अगले दिन वो सुबह नहीं गई है वहां। अच्छा। हाँ, और लगाए और लगा करके इन लोगों ने 2 लोगों ने मिलकर उनके साथ, उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हादसा किया है। और इमीडिएटली वो चिट्ठी मतलब किसी और के द्वारा लिखी जाती है, और चूंकि पोजीशन लोग सत्ता के गलियारे के लोग हैं तो इमीडिएटली वो चिट्ठी जितने भी मजबूत और ऊंचे ओहदे के लोग हैं उन तक पहुंचती है, और इमीडिएट हमारे डायरेक्टर को बुलाया जाता है, हमारे सीनियर लोगों को बुलाया जाता है, बोला जाता है ये क्या हो रहा आपके शेल्टर में, ऐसी सी बात होती है। फिर दिल्ली के महिला आयोग के अध्यक्षा और पुलिस तमाम लोग शेल्टर में जाता है। शेल्टर में बोले तो बात हमें मालूम ही नहीं है कैसा भी कुछ हो रहा। वो लड़की जो खुद जिसके ऊपर इस तरीके के बताया गया, वो लड़की हतप्रभ, ऐसा भी कुछ चल रहा पीछे, हमें हमारा नाम लेकर के, हमें मालूम ही नहीं है। फिर एमएलसी के लिए उसको ले जाया जाता है, बोली मुझे क्या एमएलसी कराना है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे करके। तो वहां से ये पूरा का पूरा ये जो इनका षड्यंत्र का ये जो चाल था वहां खत्म होता। ठीक है। अब जब ये खत्म होता है तो हमें जिस तरीके से प्रताड़ित और जिस तरीके से टॉर्चर किया जाना शुरू हो जाता है, हमारे गवर्निंग काउंसिल को बोला जाता है, हमें बाहर करने के लिए बोला जाता है, हमारी एक और सीनियर कलीग है उसको बाहर करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनको षड्यंत्र था वो पूरा का पूरा। और फिर हमसे उसी दिन वो शेल्टर छीन लिया जाता है। अच्छा। हाँ, वो शेल्टर वापस करा लिया जाता है, बोला कि आप इमीडिएट खाली कीजिए। ओके। बिकॉज वी आर इन पावर एंड हम लोग ऐसे कह रहे हैं आप खाली करो आप इसके बाद। तो हम लोग शेल्टर दे देते हैं। शेल्टर 16 मार्च को ये बात होती है, 17 मार्च को हम लोग शेल्टर हैंड ओवर कर देते हैं। फिर हम लोगों से बोला गया कि क्या है आप अपना पोजीशन बताइए। हम लोग अपना पोजीशन बता रहे हैं, अभी हम लोग लड़ाई ये चल रही है, ठीक है। हम लोग ये पोजीशन बता रहे हैं कि ये ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ सारे रिकॉर्डेड है, हर वक्त 4 लोग वहां होते हैं, पूरे गलियों में कैमरे लगे हुए हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो तो शेल्टर विजिट करता नहीं है, और कभी अकेला शेल्टर विजिट नहीं करता, क्योंकि ये विमेन शेल्टर में इनका काम ही नहीं है, तो ये क्यों जाएंगे ऐसे। तो ये रस्साकसी 17 तारीख से 24 तारीख तक ऐसे ही चलती है। जब ये पहला केस खारिज हो जाता है वहां से, तो 25 तारीख को ये महिला फिर से नए पैंतरे बदल करके पुलिस स्टेशन जाती है, कहती है कि अरे जो मैंने पुराना केस लगाया था उस दिन मैं अपना भूल गई थी, मेरे साथ भी हुआ था, उससे 15 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था, मैं तो अपना भूल गई थी बताना बात। और फिर एक नया नैरेटिव बना करके, झूठा नैरेटिव बना करके कि वो बात तो वो छोड़ दीजिए, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपना बताना भूल गई थी कि 23 से पहले 8 जनवरी को मेरे साथ भी हुआ था। तो सारे लोग वहां मौजूद थे, जो उन लोगों ने पूछा जब आप उस दिन लिखा रहे थे, जब एमएलसी हुआ पहला, तो उस दिन आपने क्यों नहीं बताया? बोले मैं तो भूल गई थी वो बताना, अभी याद आ रही है मुझे। तो फिर वहां से नया स्टोरी बनाना, तो स्टोरी आप कितना झूठ बोल पाओगे किसी भी चीज में, कितना झूठ बोलोगे, मतलब कहीं से भी कोई तारतम्यता नहीं, पहले किसी और का नाम फिर बाद में किसी और का नाम, बहुत सारे एप्लीकेशन में मेरा नाम कहीं नहीं, हमारे 3 और कलीग उसमें जुड़े हुए हैं, उन कभी किसी का नाम आ जाता है, कभी किसी का नाम, मतलब ये खाने का वो रेसिपी बना दिया जाता है कि स्टार्टर पहले खा लो, फिर अब ये करेंगे, फिर यही करेंगे, ऐसे करेंगे। इतना मिसयूज इस पूरे कानून का, इतना मिसयूज, मतलब ये शर्मनाक है बहुत ज्यादा। और मुझे तो बहुत बार मतलब ऐसी महिलाएं जो वनरेबिलिटी में होती हैं, पता नहीं क्यों और किस स्तर पे जाके इस तरीके से चीजों को करती हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं वो सदियों ही उनका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको वो छोड़ देंगे। और हर हालत में महिला को ही सजा भुगतनी पड़ती है बहुत बार। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर 25 तारीख को फिर उन लोगों ने
फाइनली एसएचओ को बहुत प्रेशराइज करके एक एफआईआर कराया गया और कई सारे केसेस का हवाला देते हुए, और एक एफआईआर जैसे होता है तुरंत मीडिया का कॉल आना हम लोग के ऊपर शुरू हो जाता है। हजारों मीडिया का कॉल, बहुत सारे वो मीडिया वाले जो हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन को बार बार लिखा है अच्छा, क्योंकि इतने लंबे समय से हम लोग इस तरीके के बेदाग होकर के काम करते रहे हैं। उन्हीं लोगों का फोन आता है, फिर हम लोग ये सारी चिट्ठियां भी बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। तो जिन लोगों को समझ में आए कि सारा फॉल्स है, सारा गलत है, झूठा है, तो उन लोगों ने तो नहीं छापा। कोई भी प्राइम मीडिया के लोगों ने नहीं छापा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये सारी बात बनाई जा रही है और प्रेशराइज करके ये किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी महकमों का इस्तेमाल किया गया, अपने रसूख का इस्तेमाल करके केस को एफआईआर करा करके, तो 25 को ये एफआईआर होता है और 25 को इसको फिर वहां ले जाया जाता है एमएलसी के लिए। शी रिफ्यूज्ड इमीडिएटली, रास्ते में ही रिफ्यूज कर देती है कि मुझे कोई एमएलसी वगैरह नहीं कराना है, क्योंकि वो तो जान रही है कि सारा खेल किस तरीके से हो रहा है, कितना झूठा है, कितना क्या है। तो इसमें जिस लड़की ने इस प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट का जो मेरे ऊपर और मेरे एक साथी को ऊपर भी जो ये रेप का इल्जाम लगाया, उसके साथ तो मेरा कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कभी फोन पे भी कोई डिस्कशन नहीं है, कभी इंडिविजुअली कोई मुलाकात नहीं, कभी देखा देखी उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो हमारे काम का हिस्सा नहीं था, कहीं से भी वो हमारे काम का हिस्सा नहीं था। लेकिन चूंकि इतना प्रेशराइज करना था, फिनिश कर देना था संस्था को, फिनिश कर देना था मुझे, फिनिश कर देना था हमारे साथ के 3 और बहुत जो पिलर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिनिश करने के लिए इतना ज्यादा दबाव करके, तो इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन को लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये लोग सब रसूखदार लोग, मजबूत लोग हैं, सत्ता के गलियारे के लोग हैं। मैं एक बार अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या डॉक्टर संजय आप भी बताइएगा, कि जैसा कि सर ने बताया कि मार्च में वो कंप्लेंट लगा रही थी कि किसी शेल्टर होम की बच्ची के लड़की के साथ, वो माइनर नहीं थी, मेजर ही थी वो बच्ची, वो लड़की भी। मार्च में जब वो कह रही हैं कि जनवरी में उस बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ था, लड़की के साथ असॉल्ट हुआ, और वो भी वो 2 महीने बाद बता रही हैं। अगर उनको पता था ऐसा तो वो शायद उसी टाइम पे बताती। तो जो नौकरी ना लगने की जो उनकी प्रॉब्लम थी या कंप्लेंट थी, वो सडनली मार्च 2022 में एक रेप की कंप्लेंट बन जाती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे याद नहीं था ये बताना जब मैंने पहले कंप्लेंट्स करी, और वो एक पर्टिकुलर डेट बताती हैं कि उस दिन को दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच डॉक्टर संजय ने उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन या जो ट्रायल में प्रूव्स आते हैं, तब पता चलता है कि डॉक्टर संजय उस दिन, उस दौरान मुरथल में थे अपने दोस्त के साथ। शायद आप हमारी पूरी टीम आपकी गई, पहले हम लोग लक्ष्मी नगर में रहे, फिर लक्ष्मी नगर से सीधे हमारी पूरी टीम मुरथल में गई है। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज कि वो महिला खुद उस दिन, उस ऑफिस में, उस डेट को, उस शेल्टर में सिर्फ 2 मिनट के लिए थी। 120 सेकेंड्स, उसमें भी 57 सेकेंड्स वो बिजी थी फोन पे, बाकी सिर्फ वो 50 सेकेंड्स के आसपास में वैसे थी। और जो उन्होंने एक ये पूरा का पूरा इंसिडेंट दिखाया कि उन्होंने डॉक्टर संजय के सारे कोलीग्स को भी इम्प्लीकेट किया, जैसा उन्होंने कहा कि जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, एक पूरा षड्यंत्र रचा गया पूरा की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिमोलिश करने के लिए। तो इनके साथ 4 लोगों को इम्प्लीकेट किया गया था इस केस में, जिसमें एक महिला भी है, परमजीत जी, लेकिन परमजीत जी का इस केस में पहले ही डिस्चार्ज हो गया था। उनको तो इतना झूठा केस था उनके खिलाफ, एलिगेशन जो थे, कि उनको डिस्चार्ज ही कर दिया गया, वो ट्रायल में भी नहीं गए थे। वैसे मुझे लगता है कि डिस्चार्ज तो हम सब लोग हो गए रहते हैं, लेकिन चूंकि फीमेल होने के कारण से उनके ऊपर इस तरीके का जो ये था सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन नहीं था उनके ऊपर। कोर्ट को लगा कि नहीं ठीक है, फेयर ट्रायल करते हैं और ट्रायल करके एक चीजों को सामने लेकर आते हैं। तो उसमें एक इंसिडेंट आप डॉक्टर संजय बताइए, और उसमें जितना झूठ बोला गया उसके बारे में बताइए, कि इस महिला ने इनके कोलीग्स के ऊपर एलिगेशन लगाया कि 16 या मार्च या किस दिन की एपिसोड थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग के बाहर से उनको किडनैप किया गया
है ना, और उनको किडनैप करके ले जाया गया, और उसके बाद ना ही उन्होंने कहीं पुलिस में कॉल की, ना ही कहीं उन्होंने किसी दिल्ली महिला विभाग में कॉल की या कंप्लेंट, जबकि एकदम दिल्ली का सबसे व्यस्ततम चौराहा है वो। वहां पे कोई इतना चींटी भी उड़ती है तो उसका भी वीडियोग्राफी और उसका भी सीसीटीवी कवरेज होता है। बिल्कुल सामने पुलिस हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ इतना बड़ा ये है। जी, तो अगर इतना बड़ा किडनैपिंग हो रहा था हाँ, और वो भी दोपहर को, शाम दोपहर को 2 बजे के आसपास, जब ये ट्रायल का जब हिस्सा बना तो मालूम चला वो लड़की खुद भी वहां नहीं थी, वो लड़की कहीं और थी। जी। और वो ऐसे ही कोई डेट लेते चली जा रही थी, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। तो मतलब इतना आसान है डॉक्टर संजय, कुछ भी हवाओं में बना के एफआईआर फाइल कर देना? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया, लेकिन बहुत सख्ती से संज्ञान लिया, और एक लफ्ज भी, एक शब्द भी जो भी उसके एफआईआर का हिस्सा है, कहीं भी ट्रूथ नहीं था, एक शब्द भी। जजेज इस पूरे केस में, मुझे ऐसा लगता है 7-8 जजेस ने मिलकर के देखा है इस पूरे केस को, इतना पूरा कोर्ट स्टाफ देखा है, बोला बहुत यूनिक केस था ये, जिसमें कहीं भी 1.1% भी सत्यता नहीं थी, और झूठ के आधार पर लेकिन इतना बड़ा महल खड़ा किया गया, और इसके साथ जुड़े हुए लोग उसको उतना ही एम्पावर करते रहे। सबसे बेस्ट वकील उनको मौजूद कराया गया, प्रोवाइड कराया गया, और हर मिनट पे उसे बोला गया कि अब आपको हम लोग अच्छे जगह पे नौकरी लगाए गए। मुझे मालूम चला ये भी कि बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट भी उसे दिया गया, परोसा गया। तो लेकिन ये सारी चीजें फिर भी मैं कहूँगा कि ये बुनियादी रूप से बहुत महत्व की नहीं है। बुनियादी रूप से इसमें महत्व का चीज है कि एक तो जिस प्रकार के काम हम लोग कर रहे थे, उस काम का बहुत नुकसान हुआ है। मेरा व्यक्तिगत तो जो नुकसान हुआ वो तो बहुत नुकसान हुआ। हमारे 3 और कलीग थे, बहुत नॉर्मल घरों से आते हैं वो लोग, सबके परिवार होते हैं, सबके परिवार, सबके बच्चे होते हैं। किस तरह से लाइफ व्यस्त हो जाती है। एक की वाइफ ने एक हमारे वर्कर के साथ, हमारे साथी के साथ विद्रोह कर दिया कि तेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। एक के घर में 7-8 दिनों तक खाना नहीं मिला कि क्या हो गया, किस तरीके का चीज हो गया। इट्स स्टिग्मा एंड इट्स लाइफ टाइम स्टिग्मा। आप कानूनी रूप से इसको धो नहीं पाएंगे। हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, इस केस के दौरान हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने डोर बंद कर दिए मेरे लिए, जबकि जिनके साथ बहुत मित्रता थी, बहुत 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 याराना था हमारा। बहुत बड़े बड़े लोग, हमने बहुत सारे लोगों को मदद किया, उन लोगों ने भी मदद किया पहले, लेकिन जब से ये आया परसेप्शन बदल गया। तो एक कानून से जिसे नहीं मानना है वो उस समय भी नहीं मान रहा था और अभी भी वो नहीं मानेगा इसके बावजूद भी, लेकिन जिसे मानना था उस समय भी मान रहा था कि नहीं सारी बातें गलत है, और आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही मान रहा। तो पर्सपेक्टिव में सब्जेक्टिव ये पूरा का पूरा है। एक्चुअली जो लोग खासकर मैं वैसे तो नहीं, बट जो लोग माने नहीं होंगे उनको भी मैं शायद कहीं ना कहीं समझ सकती हूँ। जो आपको पर्सनली जानते होंगे डॉक्टर संजय, वो अगर नहीं साथ खड़े रहे तो शायद कहीं उस रिश्ते में ही कमी रही होगी। बिल्कुल। पर जो नहीं जानते हैं वो देखिए, हमारे सामने समाज में ऐसे केसेस आए हैं शेल्टर होम्स के कि जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज होता है, और जो पोजीशन इन पावर होती है में लोग होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते भी है। ये भी हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो शायद मैं उन लोगों का पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं समझ सकती हूँ, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो वही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा काम किया तो उनके दुश्मन इतने खड़े हो जाते हैं। और आज के समय पे सबसे ज्यादा आसान है कि एक आदमी के चरित्र के ऊपर आप इल्जाम लगा दो और वो फिर कितना भी इनोसेंट ना हो उसको सालों साल लग जाते हैं उसको धोने में। ये धुल नहीं पाता है, ये नहीं धुल पाता है। आप इसको कानूनी फैसले से धो नहीं पाएंगे। इट्स अ स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड विद योर एंटायर लाइफ बिकॉज इट हैज असैसिनेटेड योर एंटायर कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर को असैसिनेट करने का ये सबसे बड़ा हथियार है। करेक्ट। और इसमें किसी का कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हम तो अपना हाथ झाड़ कर खड़े हो जाएंगे। तो ये पूरा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दोनों पहलू पे मैं बात करना चाहूंगा जिसमें मर्म है। वो ये है कि एक तो बहुत मुश्किल से लोगों में ये जुनून, ये जोश और जज्बा होता है, ये प्रतिबद्धता होती है ऐसा काम करने के लिए।
हम लोगों ने अपना जीवन लगाया, हम लोगों ने इस काम की बंदगी की, इस काम की साधना किया। 25 साल बहुत बड़ा काम टाइम होता है एक व्यक्ति के जीवन का, बहुत बड़ा। हम लोगों ने आंख बंद करके दिया इस काम को, वो काम ध्वस्त हो गया। वो काम ध्वस्त होने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा नुकसान हुआ, वो बेजुबान लोगों का नुकसान हुआ जिसकी ताकत थे हम लोग, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत ट्रॉमा जो होता है ना, उसको कौन भरपाई करेगा? 25 को ये केस होता है, 30 तारीख 1 को हमें एंटीसिपेटरी मिलती है। तो जो 5 दिन का टाइम था ना, उन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा कि हम लोग गिरफ्तार हो जाएं। हर लेवल पे उन लोगों ने कोशिश किया, हर स्तर पे कोशिश किया। आप उसका क्या जवाब दोगे जब आपके बच्चे आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे? डू यू हैव नहीं नहीं, और भागना पड़ता है। आई एम श्योर आप भी भागे होंगे। राइट, हम लोग भी कहीं भी छुप रहे थे, कहीं थे, हम लोग थे। हमारे सारे जो हमारे साथ थी ये महिला जिसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया इस तरीके के काम में, एंड शी वाज फाइटिंग विद वेरी सीरियस डिजीज ड्यूरिंग दिस टाइम। वो भाग रही है बेचारी, अलग अलग जगह भाग रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अच्छा काम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अच्छा काम किया। और इसके पीछे कोई बुनियादी ये नहीं था। 2 लोग इतने सशक्त तरीके से इस काम के साथ हमें खत्म करने के लिए जुड़े हुए थे, और एक संस्था को उनको साथ मिला जो संस्था हमें खत्म कर देना चाहती थी। तो ये बहुत जो अंतर्द्वंद जब चलता है ना मैडम, तो उसमें आप क्या बताओगे इस ट्रॉमा को बताने? फिर आप जब ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल में हम लोगों को, मुझे, मेरे और कलीग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हमारा पोटेंशियल टेस्ट कराया जाता है। जिस हॉस्पिटल में आप लेक्चर दे रहे हो, जिस हॉस्पिटल में आप ट्रेन कर रहे हो, जिस हॉस्पिटल में आप बहुत सारे कमिटी के मेंबर हो, उस हॉस्पिटल में आपको इस तरीके से अंडरगोइंग ट्रॉमा में जाना पड़ता है। उस थाने में जहां बैठ के हम लोगों ने न जाने कितने ट्रेनिंग, कितने मीटिंग्स किए होंगे, उस ट्रेनिंग में एक अपराधी के तरीके से आपको बैठा रहना पड़ता है। ऐसे सवालों से गुजरना पड़ता है जो आपने कल्पनाओं के दौर में कभी सोचा नहीं था। वो ट्रॉमा कौन बता पाएगा आपको? और आप बेशक हो सकता है सामने का परसेप्शन, सामने के व्यक्ति का परसेप्शन कुछ और रहा हो, लेकिन आपके मन में तो चल रहा, आपके ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया गया है जो या तो भगवान जानता है, या तो वो लड़की जानती है, और आप जानते, 3 ही लोग जानता है सत्य रूप से। आप जानते हैं कि बेकार की बात है, गलत बात है, लेकिन आपके मन में उसी समय डर भी है कि आपने तो मीडिया के माध्यम से लोगों ने तो ऐसे पहुंचा दिया, अरे बाप ये क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। उससे कौन बचता है, कौन बच पाता है? बहुत घरों में खाने नहीं बने कितने दिनों तक, जब तक मालूम चला मेरे खुद के घर में खाना नहीं बना 7 दिन में। मैं बहुत अच्छे घर से आता हूँ, हमारे घर में सारे लोग कोई बाहर हैं। मेरा खुद का ब्रदर इंजीनियर है, बड़े पोजीशन पे काम करता है। मेरे फादर भारतीय रिजर्व बैंक से रिटायर फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं। तो आप सोचो, जिस घर में इस तरीके की कभी बात नहीं होती हो, उस घर का बड़े लड़के का, जो एक आइडियल लड़का है, इस तरीके से इतना पढ़ाई किया, इतना तमाम सारा कुछ अर्जित किया, और 1 मिनट में उसको फिनिश करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। माँ 7 दिन तक उठ नहीं पाई, ठीक है? तो ये है, अपने लोग भी शक करने लग जाते हैं डॉक्टर संजय। बिल्कुल नहीं, अपने लोग तो जो अपने हैं वो तो जानते हैं आपके प्रति, आपका पड़ोसी का रवैया आपके प्रति क्या होता है। सोचो, अरे उनके ऊपर तो ऐसा हो गया। बेशक आपको जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पड़ोसी मुंह फेर लेते हैं आपसे। मैंने जीवन में जो प्रायोरिटी में कहीं नहीं बनाया था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। मैंने कोई घर नहीं बनाया, मैं बहुत सारे नौकरी के ऑफर रहे हमारे पास, पढ़ाने के, करने के। मुझे लगा यार ठीक है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पे हैप्पीनेस देख के हम लोग स्ट्रेंथ लेते थे। मेरा अपना घर आज तक नहीं है दिल्ली शहर में, मेरे पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ आज भी। तो आई एम बिकमिंग लिटिल इमोशनल, राइट? Express yourself, please. Can I have a glass of water, please? Yeah. Please express yourself. Yeah. This is the place to share everything. So आप ये सोचो कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरे पास ये था कि जिस घर में मैं रहता हूँ, उस घर के जो मतलब ऑनर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत खड़ा हो गए, बोले नहीं हमें मालूम है लड़का, एकदम हमारा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, इतने दिनों से हम जानते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस आपको वहां ढूंढने जाती है जिस जगह पे आप रह रहे हो। और ये लोग सारे लोग जो थे, पुलिस को काफी प्रेशराइज करना, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक परमजीत संजय ने अरेस्ट नहीं हुए, बड़े बड़े अखबार में उसे निकलवा करके ये करना। हर मिनट पे मतलब इन लोगों ने टॉर्चर किया है, इन सारे लोगों ने, क्योंकि इन्हें एक टूल चाहिए था, टूल मिल गया, उसके बाद ये लोग अपना गेम खेल रहे हैं, उसके बाद भी माने नहीं ये लोग। मैंने अभी सुना कुछ दिन पहले कि शायद उन लोगों को इस डिसीजन में भी शक है। तो खैर, तो लेकिन जो ट्रॉमा का जो दौर था वो निकला नहीं आज तक। इन लोगों ने कानून को और अपने पावर को ये समझा कि कुछ भी करके फिनिश कर देना है। पूरा जो तकाजा था उनका, जो फोकस था, इसके ऊपर था। तो जब इंटरिम हमें मिलता था 7 दिन के लिए, फिर 7 दिन के बाद हम लोग फिर कोर्ट जाते थे, फिर डर लगा रहता था कहीं अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, जज का कहीं मूड तो नहीं बन जाएगा, आज जज हम चारों लोग को अंदर तो नहीं कर देगा, हमारी संस्था का क्या होगा, ऐसे ही ये धरातल पे आ गई है। तो ये लगातार रहा जब तक हमें पूरी तरीके से फाइनल इंटरिम नहीं मिल गया। और रोज के स्तर पे लगा, मतलब कई बार जब हम लोग अपने घर जाते थे, घर में रह रहे थे, तो ये फील होता था कि बगल वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। कुछ काम तो कर ही नहीं पाए होंगे ना उस टाइम पे। कुछ काम नहीं कर पाए उस समय, कुछ काम नहीं कर पाए, पूरा 2.5 साल कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। मैं कई सारी जगह पे मतलब उनके पैनल पे था, मुझे पैनल से हटा दिया गया। कई सारी जगह पे एज ए ट्रेनर था, वहाँ से ट्रेनर से, ट्रेनिंग से हमें हटा दिया गया। कई और असाइनमेंट्स थे, हमारे सारे असाइनमेंट्स खत्म कर दिए गए। संस्था को 3 अलग अलग जगह से फंडिंग्स थे, सारे फंडिंग्स बंद करा दिए गए। 3 अलग अलग जगह से फंडिंग थी। वो फंडिंग हम नहीं खा रहे थे, फंडिंग वो बेजुबान कमजोर लोगों के लिए था। उनका मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे थे, उनको शेल्टर तक जोड़ रहे थे, उनको एजुकेशन दे रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे। ये जो बेगर्स लोग जिनको देखते हुआ, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ रहे थे। अपने लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वो सारा ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। तो ये कितनी विडंबना वाली बात है कि जो इंसान इतने बड़े बड़े सोशल जस्टिस और सोशल वर्क के ऊपर लेक्चर देते हैं, वो इस तरह से कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, एक महिला को यूज कर सकते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल कोर्स को सेटल करने के लिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल कोर्स को सेटल करने के लिए और अपने 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 ईगो को सेटल करने के लिए। वी आर द बॉस। जेलसी। यस, आपने एक बहुत सही बात बोली डॉक्टर संजय की कहीं से भी कुछ भी बात करके, और उन्होंने अपनी पावर को और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया। और बड़ी आपकी जजमेंट मैंने पढ़ी, बड़ी कमाल की बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में ये जो उनकी विटनेस थे, प्रोसिक्यूशन की साइड से विटनेस होती है पुलिस, तो पुलिस ने कहा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, इसके 3-4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले इसमें, इस दौरान। तो एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो शायद 3rd हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी उस स्पॉट पे जाके देखा भी नहीं जहां पे अलेज्ड रेप हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से इन केसेस में होती है, वो लोगों को समझने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोगों को यूं लगता है कि रेप का चार्ज लग गया किसी के ऊपर, ये तो बंदा रेपिस्ट है, चाहे उस, जैसे आप कह रहे हैं कि आयोटा ऑफ ट्रूथ ना हो, एक शब्द भी उस कंप्लेंट में सच ना हो, लेकिन बस क्योंकि उसको एक रेप का चार्ज बता दिया जाता है, तो आदमी को तो बिल्कुल ही फ्रॉम द फर्स्ट गो गलत मान लिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस ना ही शेल्टर होम को विजिट करते हैं, ना ही उस स्पॉट को विजिट करते हैं। ये भी नहीं बताया उस महिला ने कि कहाँ पे हुआ था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कोई प्लेस है उसका मार्का नहीं होता। मतलब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन का आई का नीचे वाला डंडा भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। और शेल्टर होम में किसी को भी विटनेस नहीं, किसी से भी इंटेरोगेशन नहीं हुआ, किसी से भी बातचीत नहीं की गई, किसी का भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं जजमेंट में। नहीं, उन लोगों ने अपना शायद दिया था, जो
पुलिस वाले लोगों को। नहीं, पुलिस का तो विटनेस होता ही है ना। हाँ, नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आएंगे और जो सारी की सारी चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं वो तो होते ही है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बुलाया था जो शेल्टर होम के जितने लोग थे। अच्छा। हाँ, उन लोगों को बुलाया था और उन लोगों ने अपना एफिडेविट के शक्ल में शायद अपना जो भी बयान था। संजय जी, ज्यादातर हम लोग देखते हैं, इनफैक्ट आपके केस में भी मैंने यही देखा, मीडिया जब एलिगेशन लगती है तब तो मतलब उसके हर पहलू पे, चाहे सच है चाहे झूठ है, इतना, और खासकर जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप डायरेक्टर लेवल के इंसान हैं, तो डायरेक्टर पे अगर रेप का एलिगेशन लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, और फिर शेल्टर होम्स तो एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाती है आजकल के टाइम में, कि देखिए इतनी बड़ी संस्था का डायरेक्टर जो है अपनी ही फीमेल वर्कर का उसने रेप किया, ये एलिगेशन लग रहा है। और एक बाय डिफॉल्ट हमारी सोसाइटी की सिंपैथी तो रहती ही है महिलाओं के लिए, बट मीडिया भी मुझे लगता है कि एक ऐसी विंग है जो खुद भी बहुत सारी चीजों की जांच पड़ताल कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली हम आज के टाइम पे देखते हैं कि जब केस लगा तब तो इतना बड़ा बना दिया, पर जब आपकी देखिए जजमेंट एक्विटल की आई तो शायद 1 या 2 अखबारों में इसकी खबर आई थी। दिल्ली के दिल में एक ऐसा केस हो रहा है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के ना ही 4 पुरुषों को बल्कि एक महिला जिन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी सोशल वर्क पे, उनको झूठा फंसाया गया, बट कहीं पे कोई बातचीत नहीं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी बड़ा थोड़ा सा बायस्ड रोल रखती है कि जब इंसान क्लियर हो जाए, इनोसेंट प्रूव हो जाए, तब बिल्कुल कहीं पे चर्चा नहीं करती है? बिल्कुल, मीडिया मिशन के जगह पे मीडिया बाजार से नियंत्रित होने लगा है। बाजार में संवेदना नहीं, सेंसेशन बिकता है। तो जहाँ रेप का शब्द जुड़ जाए, जहाँ इस ओहदे का व्यक्ति के साथ उसके वर्कर का चीज जुड़ जाए, तो लोगों को लगता है भाई इसमें तो बहुत मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोग सुनेंगे, तो जैसा आया वैसे करके लिख देना और उसको आगे बढ़ा देना है। तो ये पूरा मीडिया का मिशन वाला जो काम होता है वो वेरीफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इतने लंबे समय से, एक व्यक्ति इतने लंबे समय से समाज को सर कुछ दे दिया, उस व्यक्ति के ऊपर आया तो उसका पक्ष भी हम एक बार जान लें, उससे भी एक बार बात कर लें। नहीं, वो हमारे केस में बहुत सारे मीडिया अखबार के लोगों ने लिखा। 3-4 दिन के बाद कुछ उन लोगों को, जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन के इस वाले स्तर पे गए तो उन्हें मालूम चला ये तो पूरा का पूरा फर्जी है। फिर उन लोगों ने इस केस का रफ्तार बदला। फिर उन्होंने लगा कि प्रबंधन में कमियों को पाया गया। अच्छा, वाह। प्रबंधन में कमियों को पाया गया, मतलब किसी न किसी तरह से टांगो। हाँ, किसी न किसी तरीके से आप उनको घसीटो। प्रबंधन में कमियों को पाया गया, ये चीज तो नहीं आई, और फिर ऐसे करके। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से हम समाज के रूप में ग्रो कर रहे हैं ना, अगर इस प्रकार के परिपाटी को रोका नहीं गया और बहुत सख्ती से नहीं रोका गया, तो हम लोग एक ऐसे गैस चैम्बर पे बैठे हुए हैं कि फिर ये विकराल रूप से ऐसा फटेगा कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे इन सब चीजों को। हर तीसरे मिनट पे ये सारी चीजें बढ़ती जाएगी। कितना आपके पास जुडिशरी के पास टाइम है रोज इस तरीके की चीज को झेलने का? हम तो पुलिस के पास टाइम है आपके हम पास? तो हर रोज सुसाइड देख रहे हैं। किसी ने जेल में सुसाइड कर लिया, किसी ने थाने में सुसाइड कर लिया, किसी के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगा, 4 लाख रुपए मांगे, उसने सुसाइड कर लिया, 20 लाख रुपए। छोटी छोटी जगहों पे इस तरह के मामले हो रहे हैं। कहीं भी मैन पावर नहीं है। एक छोटे से केस में अगर आप एक बार आपके ऊपर केस अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो 4 साल 5 साल उस दौरान आपको नौकरी नहीं मिलती है। आप बहुत टैलेंटेड भी है ना, आप शून्य हो जाते हैं, आपका सफर शून्य में जाके विलीन हो जाता है। ठीक है जी। आपको घर दिखना है, आप एक ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपके कंधे पे बहुत और प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, उसका निर्वहन आपको करना है। ऐसे हालात में आप कैसे उन सब चीजों को मैनेज करेंगे? तो इंसान को लगता है चलो यार ऐसा अपने आप को ही फिनिश कर दो, बाद में देखा जाएगा। बहुत सारे लोग, मतलब अगर जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है और इस प्रकार के हालात उनके समक्ष उत्पन्न हो गए हैं, तो वो अपने आप को फिनिश करने में ही बिलीव करते हैं। डॉक्टर संजय, आपके केस में मैंने देखा कि टेक्नोलॉजिकल प्रूफ काफी इंपॉर्टेंस रखे, चाहे वो आपकी खुद की CDR है जो कि उस दिन पे पहले आप अपने ऑफिस में थे, उसके बाद आप सब मूर्थल में थे। उस महिला की खुद की CDR से पता चला कि वो मुश्किल से 2 मिनट के दौरान वहां पे थी। आपके जो 3 कोलीग्स को जो इम्प्लीकेट किया गया, उनके CDR से पता चला गया कि उनकी लोकेशन वगैरह जो
जिस दिन उन्होंने किडनैपिंग का चार्ज लगाया था वो बिल्कुल गलत पाई गई। उस दिन ये महिला ने खुद ही उनको कॉल किया था। ये एस्टैब्लिश हुआ कि उन्होंने तो इसको कॉल भी नहीं किया था, इसी ने उनको कॉल करके आधे घंटे बात करी थी, और वो भी किडनैपिंग होने के बाद शाम को। हाँ, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, हालांकि मुझे तो पता है, बट मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जब पुलिस के पास इतने पुख्ता सबूत होते हैं फिर भी वो इतनी लाचार क्यों है? क्या है कि हमारा समाज को महिलाओं को परिभाषित करने का नजरिया बहुत अलग है। ऐसा हम स्वतः मान बैठे हैं कि अगर महिला कुछ पीड़ा को व्यक्त कर रही है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो, तो लार्जली झूठा का कंपोनेंट उसमें से हटा देते हैं और सच्चा कोई कंपोनेंट मान लेते हैं। और उनके पास फिर वो साहस नहीं होता है, ये जानते हुए भी कि ये केस को यहाँ पे हम रोक सकते थे। और इसलिए भी नहीं होता है कि बहुत सारे केसेस में महिला का साथ देने के लिए कुछ जिंदाबाद वाले ग्रुप खड़े हो जाते हैं, और अगर किसी पुलिस वाले ने, किसी एसएचओ ने, किसी डीसीपी ने अगर ये कर देता तो ऊपर के कोर्ट में जा करके उस केस को आगे खुलवा देते। तो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, चाहे वो एसएचओ का स्तर की बात हो या डीसीपी के स्तर की बात हो या लोअर जुडिशरी के स्तर की भी बात हो। हमारे केस में ये हर स्तर पे ये केस को स्थायी नहीं, ना साइंटिफिक एविडेंस, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ना ही मेडिकल एविडेंस, ना कोरोबोरेटिव एविडेंस, कहीं से भी कुछ भी नहीं था। सिर्फ पन्ने के ऊपर लिखे हुए शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द, जी, अनेक शब्दों में एक शब्द, रेप। और अनेक कंप्लेन में से 9 कंप्लेन में से एक कंप्लेन में सिर्फ एक छोटा सा शब्द, बिल्कुल सही बात, उसने पूरा तबाह कर दिया। इतने लोगों के सपनों को, इतने लोगों के संस्था को, इतने लोगों को रोज जो उन्हें एक हौसला मिलता था, उस हौसले को और मेरे व्यक्तित्व को पूरी तरीके से तबाह कर दिया एक छोटे से शब्द ने। तो जुडिशरी अपनी तरीके से, अब इसका दुर्भाग्य यह है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया और साहस नहीं दिखाया गया तो हमारे पास मैन पावर नहीं है। ऑलरेडी हमारे जजेस के पास केसों की भरमार है, ऑलरेडी हमारे थाने में आयोज नहीं है जो केसेस के ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। 48 घंटे बेचारे वो काम करते हैं, उनका वो पहलू भी हमें देखना चाहिए। एक आदमी के पास 10 केस है, क्या वेरीफाई करेंगे, क्या ये कर पाएंगे? अगर मान लिया कोई फॉरेंसिक लैब में कोई चीजें जाती हैं, उसको आने में 3-3, 4-4 महीने लग जाता है। हमारे पास हम इक्विप्ड भी नहीं है चीजों से लेके। तो ऐसे हालत में हमें एज ए सोसाइटी इसके ऊपर थिंक करना भी बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है ये भी कॉग्निजेंस लेना कि जितना अन्याय किसी महिला के साथ अगर रेप होता है तब होता है, वैसा ही किसी पुरुष के ऊपर अगर आपने झूठा रेप का आरोप लगाया है तो भी होता है। आप इस पेन और ट्रॉमा को डिफरेंशिएट, और इसमें क्या है, फिजिकली तो नहीं हो रहा ना उस पुरुष के साथ, बस इसी वजह से तो ना मेंटली तो उस रेप से ज्यादा खतरनाक है ये। मेंटली आप हर वक्त उसी साए में जीते हैं। जी जी, आप किसी से मिल रहे हो ना, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था जबकि ये बात है ना, मैं आईएएस लोगों को पढ़ाता हूँ, मतलब जो आईएएस प्रिपरेशन में लोग थे, मैं पढ़ा तो रहा था ऑनलाइन क्योंकि कोविड का जस्ट बाद वाला पीरियड था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा हमेशा चलता था कहीं मेरा कोई स्टूडेंट ना लिख दे कि साला ये पढ़ा रहा रेपिस्ट है, साला ये पढ़ा रहा ये फलाना है, या कोई कमेंट ना करा दे इस तरीके से। तो मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ गवर्नेंस, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा। सही बात है। पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा। बना रहा हूँ सोशल पॉलिसी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चला रहे यार, कैसे हो सकता है? तो डर के साए में आप जीते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय, हमारे साथ अपनी आप बीती शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो आपके साथ हुआ उसको हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका रिस्पॉन्स जो हमारे वीडियोस के ऊपर आ रहा है उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो झूठे रेप केस का सामना कर रहा है और हताश है, डिप्रेस्ड है, तो उनको ज़रूर बोलिए कि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो देखें, समझें, इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें
और अपने केस को जितनी शिद्दत से वो लड़ सकते हैं लड़े और गिव अप ना करें. थैंक यू सो मच once again for watching. Thank you.